स्टूडेंट, मैं नवीन सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ निराला क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड रांची। आज मैं आप लोग का क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ, सॉलिड स्टेट, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मेनली सॉलिड स्टेट का आज बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले सॉलिड है क्या? सॉलिड एक स्टेट, जिसे आप जानते हो कि स्टेट है। किस चीज़ का स्टेट है? एक मैटर का स्टेट है। जनरली मैटर को 3 स्टेट में बांटा गया है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, तो और तीसरा क्या है? गैस। और आप जैसे पढ़े हो गैसियस स्टेट को, आप क्लास 11 में पढ़े हो। लिक्विड स्टेट जो है वो आपका फिजिक्स का टॉपिक आ जाता है। तो आज अभी 12th में आप लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ोगे। जनरली सॉलिड में होते क्या हैं? सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो वो उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, वो मजबूत ज़्यादा होंगे। लिक्विड में क्या होते हैं? उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पैक्ड होते हैं क्लोजली, बट उतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते जितने कि सॉलिड के होते हैं। और गैसियस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्या यहाँ पे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका है एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, या फिर आयंस बोल सकते हो। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो आयंस होगा, जैसे कि NaCl वगैरह है। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाई होता है। तो पहले सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन को समझेंगे। सॉलिड बोलते किसको हैं? तो सॉलिड इज डिफाइंड एज solid is a state of solid is a state या फिर डायरेक्टली solid is a state in which the constituent, सिंपली आपका C से constituent और P से particle, C P लिख दे रहे हैं। constituent particles, state in which the constituent particles are bonded with very strong force of attraction। मतलब क्या है बाबू कि सॉलिड में क्या होते हैं कि ये इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या फिर जो आयन होंगे, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे। कि क्यों क्लोजली पैक्ड होंगे? क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट करेंगे, किसके क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, जैसे कि आप पहले भी जानते हो ये सब प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे कि सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहला प्रॉपर्टी कि उसका जो शेप होता है, उसका जो साइज होता है और उसका जो वॉल्यूम होता है। जैसे कि ये मार्कर देख रहे हो, इसका शेप जो भी है सिलिंड्रिकल है, साइज जो है और वॉल्यूम जो है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे ये इंडिया में रहे या फिर अमेरिका में चला जाए या फिर कोई भी कंट्री में चला जाए या फिर इसको किसी भी पात्र में रखा जाए। अगर आप एक ग्लास में रखोगे फिर भी ये मार्कर ही रहेगा, मार्कर के साइज का ही रहेगा। आप एक बाल्टी में रखो तो ऊपर भी ये मार्कर ही रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये इसका क्या होगा? डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होगा इसका। इसका क्या होगा जी? डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है सॉलिड का। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? इसके जो फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, क्या ये फ्लेक्सिबल है? नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होगा इसका बहुत ही लो होगा। फ्लेक्सिबिलिटी लो होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इज लो फ्लेक्सिबिलिटी आप लिख सकते हो डायरेक्ट। थर्ड क्या है वो आपका? इसको क्या कंप्रेस कर सकते हैं, इसको क्या दबा सकते हैं? कोई भी सॉलिड अगर आपको ईंट दे दिया जाए दबाने के लिए, क्या आप दबा पाओगे? नहीं दबा पाओगे। लेकिन वहीं पे आपको बलून दे दिया जाए जिसमें कि एयर डाला हुआ है, कोई गैस डाला हुआ है, उसको अगर आपको दबाने के लिए बोला जाए तो आप आराम से दबा सकते हो। लेकिन कोई सॉलिड चीज को आप दबाने के लिए बोला जाए तो बहुत ही कम, ना के बराबर दबा पाओगे। तो उसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना। तो कंप्रेसिबिलिटी भी लो होगा, तो लो कंप्रेसिबिलिटी लिखोगे। लो कंप्रेसिबिलिटी।
फोर्थ है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, आप अगर स्नान करके आए और डीओ वगैरह तो लगाते हो, आप लोग अगर डीओ लगाते हो तो दूर बैठे कमरे में भी कोई दूसरा इंसान बता देगा कि उसने आज डीओ लगाया है। तो डीओ का सेंट उसके पास क्यों पहुंचा, क्योंकि वो जो गैस होता है डीओ में वो डिफ्यूज कर जाता है, मतलब गैस का जो डिफ्यूजन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, और सॉलिड में डिफ्यूजन बिल्कुल ना के बराबर होता है, लो होता है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे, लो डिफ्यूजन। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट इसका क्या है कैरेक्टर में बाबू, ये जो डिफ्यूजन तो लो होगा ही, प्लस फिफ्थ पॉइंट इसका जो सॉलिड होते हैं, जनरली सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आप लोग खुद जानते हो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो सॉलिड का होता है वो हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। एंड सिक्स पॉइंट जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिक्स पॉइंट क्या है कि सारे सॉलिड को आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनका कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी हाई होता है। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ये सब लिख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप देखते जाओ और समझते जाओ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 4 मार्क्स का आता है आपका एग्जाम में। तो इसको लिखो, समझो, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं समझने में, इसलिए आप ध्यान दोगे तो अवश्य समझ में आएगा। चलिए इसको लिखिए। और जनरली इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड को पढ़ेंगे कि सॉलिड के कितने प्रकार होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो मेनली इसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा क्या है वो एमरफस सॉलिड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उस चीज को समझेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हो गया जैसे कि आप मार्बल देखते हो, मार्बल किसी के घर में लगा होता है, मार्बल फ्लोर में लगता है, तो मार्बल का भी फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वहीं एक चौक जो आप लिखते हो ब्लैक बोर्ड में, जो चौक से लिखते हो उसका भी फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन एक जो मार्बल है वो क्रिस्टलाइन है, और वहीं दूसरा जो है बाबू वो क्या है, एमरफस है। तो एक क्रिस्टलाइन है, दूसरा एमरफस है। तो इस चीज के बारे में जानेंगे कि क्या दोनों में अंतर है, क्यों है। मार्बल आपका मजबूत होता है, वहीं आपका चौक जो होता है वो क्या होता है, कमजोर होता है, वो आसानी से टूट जाता है। वहीं मार्बल को आपको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका बस इतना डिफरेंस है कि दोनों अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट से जुड़े हुए हैं, और अरेंजमेंट के कारण दो अलग अलग सॉलिड अराइज होते हैं। वो कौन कौन सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन और एमरफस। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में जानेंगे कि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे पैक्ड होते हैं उसमें। तो उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कोई भी मैटर जो होता है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही बना होता है, उसका आधार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, जैसे या तो एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयन हो। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है अगर वो क्लोजली पैक्ड है विद अ ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो क्या होगा, वो सॉलिड कहलाएगा। लेकिन सॉलिड में भी है कि वो क्लोजली पैक्ड है, लेकिन अगर ऑर्डर में रहे कि उसके मॉलिक्यूल एकदम बिल्कुल लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है, मतलब समझ रहे हो आप लोग कि रेगुलर अरेंजमेंट है उसका, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन लॉन्ग रेंज इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन। वहीं एमरफस में क्या होगा, उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो इररेगुलर अरेंजमेंट होते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में नहीं होता है, उसका एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है, इसलिए वो एमरफस कहा जाता है। तो आप लिखोगे रेगुलर
रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सी का मतलब कंस्टिट्यूएंट, पी का मतलब पार्टिकल, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन लॉन्ग ऑन लॉन्ग रेंज। ठीक है बाबू, मतलब क्या है कि रेगुलर अरेंजमेंट होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक लंबे रेंज में। जैसे कि मान के चलो एक को पूरी तरह से डार्क करते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे NaCl आप ले सकते हो, NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आता है। तो NaCl में क्या है कि एक आपका क्या है बाबू, एक आपका Na है तो दूसरा Cl है, तो एक को पूरी तरह से डार्क किए, एक को सिर्फ सर्कल किए हैं, तो दो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जो कि अरेंज हैं रेगुलरली, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे पूरा चलता जाएगा रेगुलर पैटर्न में। तो फिर से एक बार डार्क कर दिए, फिर से इसको सर्कल बनाए, फिर से डार्क कर दिए और फिर से सर्कल बनाए, फिर से डार्क किए, फिर से सर्कल बनाए, ऐसा चलता जाएगा आपका। नीचे आप क्या करोगे कि आप अगर आम को रखते या फिर कोई बॉल से भर रहे हो तो बॉल को जब लाइन में रखोगे तो दोनों के बीच में रखोगे ना, उसी प्रकार यहाँ पे इस जगह पे एक रखेंगे। यहाँ पे किससे स्टार्ट किए थे हम लोग, पूरी डार्क से, इसीलिए यहाँ पे सर्कल से स्टार्ट करेंगे, तो ये बीच में आएगा पूरी तरह से, फिर यहाँ पे, 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 ऐसा चलता जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही बनाना है। इसके नीचे ही लिखोगे ताकि दिखने में अच्छा है, थोड़ा छोटा मैंने बना दिया, आप अच्छे से बनाओगे, थोड़ा दूर दूर में बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे चलता जाएगा। तो एक लॉन्ग रेंज में सिंपल सा बात है, इसमें आप देख रहे हो कि एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है इसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल काम करता है। इसमें क्या होगा, इसके जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होंगे, या फिर बोल सकते हो इररेगुलर अरेंजमेंट में होंगे। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर मान के चलो एक सर्कल बार आ रहा है, फिर से पूरा डार्क आ रहा है, फिर से सर्कल आया, फिर से डार्क आया, लेकिन देखो यहीं तक हुआ, फिर क्या हुआ, इसका ऑर्डर खत्म हो गया, नीचे फिर रेंडमली कैसे भी आ गया ये, फिर से ऐसे, फिर यहाँ पे कुछ देर के लिए ऑर्डर में आया, फिर से क्या होगा, उसी तरह रेंडमली चलता जाएगा, ऐसे कुछ भी मतलब इररेगुलर पैटर्न में रहेगा इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये हो गया पहला रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसमें क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो क्या है बाबू, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप क्या बोल सकते हो, सेकंड पॉइंट, इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, ये बिल्कुल ट्रू सॉलिड होता है। वहीं ये जो तुम्हारा होगा इसको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, और इसका एक और नाम है वो है सुपर कूल्ड सॉलिड। तो अगर कोई बोले कि स्यूडो सॉलिड क्या है तो आप अलग सा सॉलिड मत समझ लेना, वही टाइप के होते हैं, स्यूडो सॉलिड बोले या फिर सुपर कोल्ड सॉलिड बोले या फिर अमरफस सॉलिड बोले, ये तीनों एक ही सॉलिड है, अमरफस सॉलिड। वही यहाँ पे क्रिस्टलाइन बोले या फिर ट्रू सॉलिड बोले, ये एक ही सॉलिड है। तो ये आपका समझ में आ गया दो ठो। अब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं। तो थर्ड जो पॉइंट है बाबू, ये आप देखोगे ध्यान से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एंड मतलब मेल्टिंग, पी से पॉइंट, बी से बॉइलिंग, पी से पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है वो फिक्स होगा, या फिर शार्प बोल सकते हो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखोगे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहां पे आपका थर्ड नंबर देखोगे, इसमें क्या होगा, ये रेंज होगा,
रेंज समझा रहे हैं इसको, आप देख लो पहले, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे शार्प का मतलब क्या है? शार्प का मतलब ये है कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है तो वो उसको अगर आप 99.7 भी दोगे ना डिग्री सेल्सियस तो भी वो मेल्ट नहीं करेगा जब तक कि पूरी तरह से उसको 100 डिग्री सेल्सियस हीट ना मिल जाए, टेम्परेचर ना मिल जाए। वहीं आपका रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? एक रेंज में मेल्ट करता है। रेंज का मतलब क्या होता है कि इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होगा। मतलब कि अगर आप एक प्लास्टिक को ले जाओ, वो एमरफस सॉलिड है, ठीक है, प्लास्टिक को अगर आप ले जाओ आग के पास तो क्या होगा, वो पहले सिकुड़ना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे सिकुड़ने के बाद मेल्ट करना स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है कोई टेम्परेचर पे और एक रेंज में जाके पूरी तरह से मेल्ट करता है। मतलब कि कोई एमरफस सॉलिड है तो वो 50 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तो हो सकता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पूरी तरह से मेल्ट हो, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, वो रेंज में होगा। जैसे कि हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस से वो 100 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट करे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर ट्रू सॉलिड का बात करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट करेगा, ना उससे कम ना अधिक। क्लियर है ना? तो ये आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो इस चीजों को, पूरी तरह से देखोगे एमरफस सॉलिड क्या था, एमरफस सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, ठीक है। चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है 4th पॉइंट उसको समझना जरूरी है, ये आपका क्रिस्टलाइन एमरफस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझोगे आप। 4th पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना बाबू, ये एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अब ये एनिसोट्रॉपिक क्या होता है इसको भी मैं समझाऊंगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर एंड एमरफस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर और ये क्या है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब ध्यान दोगे एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझो आप। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है, एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहे हैं और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर चेक करते हैं अलग डायरेक्शन में, जैसे मान के चलो एक क्वार्ट्ज ले लिए, क्वार्ट्ज शीशे की तरह होता है, ज्यादा हार्ड होता है वो, है ना। एक क्वार्ट्ज ले लिए, उसको अगर लाइट पास कर रहे हैं, आप लोग फिजिक्स में पढ़े हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पढ़े हो फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एनिसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से अगर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेक किया जाए किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो अलग दिखेगा, अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग दिखेगा। लेकिन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि कोई अगर एमरफस सॉलिड लेते हैं और किसी भी डायरेक्शन से अगर हम लाइट पास करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो सारे तरफ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही आएगा, लेकिन इसका अलग आएगा। उसका कारण क्या है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट। तो ये जो तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है बाबू, वो हर एक एंगल में, हर एक डायरेक्शन में अलग अलग अरेंजमेंट होता है, क्योंकि वो रेगुलर अरेंज्ड होते हैं, हम आपको समझाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि बिल्कुल डिफ्यूज अरेंजमेंट होने की वजह से इसका जो आइसोट्रॉपिक नेचर रहेगा कि किधर से भी आप पास करो लाइट को तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सेम देगा, लेकिन एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग देगा। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी विथ डिफरेंट डायरेक्शन।
मतलब क्या हुआ वो कि अलग अलग डायरेक्शन से अगर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर किया जाए कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो अलग आपका क्या निकल के आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी निकल के आएगा। लेकिन वही आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है कि कोई भी डायरेक्शन से अगर आप देखो तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम विथ एनी डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा चाहे आप कोई भी डायरेक्शन से देख पा रहे हो। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर हुआ, इसका एनिसोट्रोपिक इन नेचर होता है, ये क्या होता है, आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। थोड़ा इसको हम समझा देते हैं कि क्यों अलग होगा। आप देख पाते हो जैसे कि हम दो ठो ही सिर्फ बना रहे हैं, एक पूरी तरह से क्या बनाए थे, पूरी तरह से डार्क नहीं किए थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट दिखाए थे वो कुछ देर पहले आप लोग को, फिर एक पूरी तरह से डार्क किए, जैसे NaCl है तो ये Na है, ये Cl है। और जैसे कि हम आपको बताने वाले थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनिसोट्रोपिक नेचर को शो करता है, वहीं अमरफस सॉलिड जो होता है आइसोट्रोपिक नेचर शो करता है। उसको थोड़ा सा हम इलस्ट्रेट कर देते हैं, समझा देते हैं आपको, ध्यान से देखोगे आप। जैसे मान के चलो बाबू कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जैसे कि आपका इस प्रकार से अरेंज होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चलता जाएगा अरेंजमेंट, एक के बाद दूसरा, एक के बाद फिर दूसरा, फिर एक के बाद दूसरा, ऐसा चलता जाएगा। फिर दूसरे में क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे से लेंगे, इन दोनों के बीच से लेंगे, जैसे कि यहाँ से लेंगे, यहाँ से। इसमें आप क्या किए हो, डार्क नहीं किए हो, यहाँ पे डार्क ले लेना, फिर यहाँ पे ले लोगे बिना डार्क वाला, फिर यहाँ से डार्क, फिर यहाँ पे बिना डार्क, डार्क बिना डार्क, ऐसे लेते जाओगे, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक करेंगे। फिर आपका क्या होगा, फिर ऐसे आप जैसे ऊपर में लियो सेम उसी प्रकार बनाओगे नीचे भी। ये बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको करना है। तो हम आपको समझाने वाले थे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनिसोट्रोपिक होते हैं, एनिसोट्रोपिक होते हैं, और ये क्या होता है वो आइसोट्रोपिक होता है। तो एनिसोट्रोपिक का मतलब भी बताए थे, एनिसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग डायरेक्शन से अगर हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो आपको अलग फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगा। अगर आप सीधा देखोगे तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग मिलेगा, अगर ऐसे बायलैटरली देखोगे तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग मिलेगा, अगर फिर परपेंडिकुलर, सीधा के परपेंडिकुलर अगर आप देखोगे तो अलग फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो कि अगर इधर से देखा जाए तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों मिलेगा, क्योंकि मान के चलो अगर ये आयनिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक सॉलिड होते भी हैं, जैसे NaCl है तो Na है ये Cl है, ये Na है ये Cl है, मतलब हर एक Na के बाद एक Cl है। लेकिन अगर यहाँ से अगर लिया जाए, इस जगह से अगर लिया जाए, देखा जाए तो अगर इस डायरेक्शन से लाइट को पास किया जाए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर इस डायरेक्शन से लाइट को पास किया जाए तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा ये अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इसको Na माने तो यहाँ पे देखो एक Na तीनों Na आ रहा है, तो इस डायरेक्शन से अगर पास करेंगे तो सारा Na आ रहा है, इस डायरेक्शन से पास करेंगे तो NaCl आ रहा है, जिस कारण से Cl का अपना अलग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, Na का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो फाइनली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा इस एंगल से और इस एंगल से बिल्कुल अलग आएगा। आप इस एंगल से अगर लोगे तो इस एंगल से भी अलग आएगा, इस एंगल से अगर लेंगे तो Cl 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 तीनों Cl आया तो बिल्कुल अलग आया। लेकिन अगर आप एमरफस सॉलिड में देखोगे तो एमरफस सॉलिड में क्या होता है, डिफ्यूज्ड अरेंजमेंट होता है, मतलब कहीं भी कुछ भी होता है, कुछ फिक्स नहीं होता है इसमें अरेंजमेंट, मतलब शॉर्ट रेंज के लिए होता है। तो अगर यहाँ से पास करते हैं इधर से इसका कोई भी फिक्स नहीं है, इस वजह से इसका अगर कोई भी डायरेक्शन से अगर हम इसमें लाइट को अगर पास कर रहे हैं तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, चाहे कोई भी डायरेक्शन से हो, क्योंकि इसका सारे जगह फ्यूज्ड होगा ना, यहाँ पे फ्यूज्ड है मॉलिक्यूल तो वहां भी फ्यूज्ड होगा, कोई मतलब आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे ऑर्डरली अरेंज्ड नहीं है, इसीलिए इसको आइसोट्रोपिक बोले, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टी
सेम फिजिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछा जाता है, इसलिए आप इस चीज को रिमेंबर रखोगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक होते हैं, अमरफस सॉलिड वहीं पे आइसोट्रोपिक होते हैं। इस चीज को लिखो आप लोग फट से। उसके बाद हम अभी देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी बांटा गया है। हम लोग 12th में मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ेंगे, अमरफस सॉलिड को नहीं पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी बांटा गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड को? क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन है वो? आयनिक सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है और मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से हम लोग जानते हैं। चलिए, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, अच्छी बात है। चलिए अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका आयोनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड आप समझते हो ना जी, जो आयनिक बॉन्ड से बना हो, जैसे NaCl, KCl, ये सब आयनिक सॉलिड है। ZnS दूसरा है आपका आयनिक सॉलिड हो गया। दूसरा मेटेलिक सॉलिड है बाबू, क्या है? मेटेलिक सॉलिड। और थर्ड है आपका कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े आप लोग ना, तो वही कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद जो चीज बनता है वो कोवैलेंट सॉलिड होता है। तो बाबू ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन आ गया आपका? आयनिक सॉलिड आ गया, मेटेलिक सॉलिड आ गया, कोवैलेंट सॉलिड आ गया और लास्ट है आपका कोवैलेंट सॉलिड के बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए, तो इन चारों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसको कैटेगराइज करते हैं उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे। सबसे पहला क्या है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसा है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इसकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे आयनिक सॉलिड के? जैसे NaCl आयनिक सॉलिड है, तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस को क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। तो कैटायन और एनायन होगा इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। आयंस बोल सकते हैं इसको, जैसे कि कैटायंस एंड एनायंस। उसी तरह मेटेलिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मेटेलिक सॉलिड, सिंपल नाम से क्लियर है, मेटेलिक सॉलिड मतलब मेटल होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मेटल्स। नेक्स्ट कोवैलेंट सॉलिड है। कोवैलेंट सॉलिड सिंपल सा आप नेम देखोगे और समझ में आ जाएगा आपको। कोवैलेंट मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड से बना हो, तो कोवैलेंट बॉन्ड से जो बना होगा वो कोवैलेंट सॉलिड कहलाएंगे। तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड किससे बने होते हैं? आप लोग पढ़े हो, कोवैलेंट बॉन्ड आर जनरली फॉर्म्ड बाय द नॉन मेटल्स। तो ये किससे बने होते हैं? नॉन मेटल से बने होते हैं, नॉन मेटल्स। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? सिंपल सा मॉलिक्यूलर लिखा हुआ है, तो आप देख के बता सकते हो कि मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया आपका। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करते हैं, तो मतलब फोर्स, ओ मतलब ऑफ, ए का मतलब अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे इसको क्लासिफाई करेंगे। तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? NaCl जो बॉन्ड बना होता है बाबू, NaCl जो बना, तो सोडियम और क्लोरीन का जो अट्रैक्शन है बॉन्ड बनने में, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप बोल सकते हो कि आयनिक बॉन्ड है NaCl, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्या होता है? आयनिक बॉन्ड भी इसको बोल सकते हो, आयनिक बॉन्ड। अब देखिए ध्यान से, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होगा? मेटेलिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बताइए? मेटेलिक सॉलिड में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? ये मेटल है, तो ये किस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा? मेटेलिक बॉन्ड
बॉन्ड बनाएगा, तो इसका जो अट्रैक्शन होगा वो मेटेलिक बॉन्ड का होगा, वो ध्यान से देखोगे। और नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड में किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा होगा और कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। लास्ट आपका क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ही कमजोर होता है। देखते हो आप मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के बीच नीचे दूसरा मॉलिक्यूल जो रहता है वो कमजोर होता है। और कमजोर होने का कारण क्या है कि उनके बीच में वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बाबू, तो ये कंप्लीट हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका। अब ध्यान से देख पा रहे हो कि इसको कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं हम लोग। और नेक्स्ट है इसका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में समझना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनमें। फिर इसमें इसका देखेंगे कंडक्टेंस, एक ऐसा कंडक्टिविटी है इनका। तो फिर एमपी एंड बीपी का बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आयनिक बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होता है, हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल का वो ज्यादा हार्ड होता है। जैसे कि आप देख भी पाते हो, जैसे कि आप भूंजा का दुकान में जाओगे, शहर में आप रहते हो, तो जो भूंजा भूंजता है ना तो वो बालू नहीं रहता है, पूछोगे उसमें क्या रहता है, NaCl रहता है, नमक रहता है। तो नमक किससे बना होता है, आयनिक बॉन्ड से। तो आयनिक सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तभी तो उसको कढ़ाई में जब भूंजा भूंज रहे हैं तो वो जल नहीं रहा है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई है, गल भी नहीं रहा है। तो उसको अगर हमको क्या करना है, मेल्ट करना है, तो आपको 500 से एबव डिग्री सेल्सियस तक का हीट देना होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। मेटेलिक पॉइंट का भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि मेटल को भी आपको गलाना है। जैसे लोहा है, आयरन है, उसको गलाना है तो क्या होगा, आपको ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। वहीं कोवेलेंट बॉन्ड का वेरी हाई माना जाता है। एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन आपको जनरल प्रॉपर्टी पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे वेरी हाई ही लिखोगे। जैसे कि आप देख पाते हो, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, डायमंड देख पाते हो, सिलिका देख पाते हो, इस सब का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। क्लियर है, तो यहाँ तक आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आपका क्या है बाबू, ये तो आयनिक सॉलिड के तीनों प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग समझ लिए। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, और क्या पढ़े हम लोग, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में पढ़े। अब हम लोग लास्ट इसका देखेंगे कंडक्टेंस, कि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो किस प्रकार से करेगा, तो इसका कंडक्टेंस देखेंगे। तो ये जो होता है आयनिक सॉलिड, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरली सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि आप सॉल्ट लो, सॉल्ट में इधर सॉल्ट रखो, इधर से करंट पास करो, यहाँ से छोड़ के तार लगाओ, तो करंट पास नहीं होगा, सॉल्ट में करंट पास नहीं होगा। लेकिन जब सॉल्ट को बहुत ज्यादा हीट कर दोगे, मोल्टेन स्टेट में ले जाओगे, मतलब जो उसको फ्यूज कर दोगे, जब मोल्टेन स्टेट बन जाएगा, 500 से अधिक डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो क्या आप बोलोगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, MOLTEN, मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दोगे तब ये सॉलिड गल जाता है, और गलने के बाद मोल्टेन स्टेट बनता है। और इसका क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा, आप जानते भी हो, सिंपल सा बात है, घर में जो आप तार यूज करते हो किसका रहता है, मेटल का रहता है, वो मेटेलिक सॉलिड है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुड कंडक्टर होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आप देखोगे कोवेलेंट बॉन्ड का, तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस होगा वो लो होगा, इसका लो होगा, इसका भी लो होगा। तो आप देख पा रहे हो इस चीज को कि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लो है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो लो करेगा, ये भी बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मेटल वाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जैसे कि देख पाते हो आयरन है, लोहा है, आप इसको लिख लिए, इसको थोड़ा समझा देते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। जैसे देखो हम बताएं कि मेटल में सबसे ज्यादा
इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, कंडक्टेंस अच्छा होता है। इसका कारण क्या होता है कि ये मेटल का अगर शीट लोगे, ये आयरन का अगर टुकड़ा है तो आयरन फट से टूट जाता है। कोई भी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम Na+ में टूट जाता है, ठीक है। ऐसा टूटने का कारण क्या है, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा होता है टूटने के बाद। अगर इसका 11th है तो 281 होगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, देखो निकाल दिया, तभी तो इसका पीछे वाला ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो कोई भी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आयरन लिए हैं, तो आयरन Fe2+ में टूट गया, तो Fe2+ पूरा भरा पड़ा रहेगा। यहाँ पे भी Fe2+ होगा, यहाँ पे भी Fe2+ होगा, यहाँ पे भी Fe2+ होगा, ऐसा Fe2+ रहेगा। लेकिन आप समझ सकते हो इस बात को कि सारे प्लस एक साथ कैसे हैं, सारे प्लस एक साथ कैसे हैं। तो देखो ये प्लस एक साथ इसीलिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा Fe से Fe2+ बनेगा। 2+ का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो एक समुद्र की तरह सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो सब कोई 2-2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, पूरा इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा रहेगा समुद्र की तरह और इधर उधर फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से इन प्लस और माइनस में बैलेंस बना रहेगा और ये स्टेबल रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे करंट लगाओ, यहाँ पे अगर कोई तार को लाओ जिसमें करंट है, यहाँ पे तार पे लाओ जिसमें करंट है, इधर से पास करो तो इधर से ये करंट फ्लो कर जाएगा इस मेटल की शीट से होते हुए। इसका कारण क्या है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये समुद्र की तरह है, ये सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या करेंगे, करंट को कैरी करके इधर पहुंचा देंगे। और आप लोग पढ़े भी हो करंट कैरी इलेक्ट्रॉन, फिजिक्स में पढ़े हो, करंट ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है वो। तो इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री होते हैं, समुद्र की तरह होते हैं। तो आपका ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में आपको बता दिए। इसका कुछ एग्जांपल, जैसे आयनिक सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा बाबू NaCl, एग्जांपल लिखोगे आयनिक सॉलिड का। NaCl हो गया, KCl हो गया, CF2 हो गया, ये सारे आयनिक हैं क्योंकि सारे आयनिक बॉन्ड से बने हैं। CF2 हो गया, ZnS हो गया, KCl हो गया, ये सारे क्या हैं, आयनिक सॉलिड हैं। मेटल्स में क्या होंगे, जिंक हो गया आपका, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे क्या हैं, मेटेलिक सॉलिड हैं। उसी प्रकार नॉन मेटल्स में क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल कैसे बनते हैं, जैसे ग्रेफाइट है, हीरा है, डायमंड बोलते हो ना, तो ग्रेफाइट भी किससे बना होता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड से बना होता है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है ग्रेफाइट में भी। और डायमंड में भी होता है क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिलिका हो गया, सल्फर सल्फर के बीच में हो गया। मतलब आपको नॉन मेटल ही लेने हैं इसमें। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जैसे कि आप ले सकते हो CO2, आप बोलोगे CO2 गैस है जी, तो CO2 को अगर आप 0 डिग्री मतलब इसको क्या करो, बहुत प्रेशर दे दो और बहुत कम टेम्परेचर रखो, तो CO2 क्या बन जाता है, ड्राई आइस बन जाता है। क्या बन जाता है वो का ड्राई आइस, शुष्क बर्फ बोलते हैं इसको हिंदी में। सूखा बर्फ हाथ में लोगे ठंडा लगेगा लेकिन पानी बिल्कुल नहीं आएगा। आप कभी पार्टी वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे दिखाई देगा आपको ड्राई आइस रखा रहता है, जिस काउंटर पे आपका कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रहता है। तो ड्राई आइस वो ऑकेजनली है, जो रखना चाहते हो रखते हैं, हमेशा सब कोई नहीं रखते हैं। तो ये CO2 हो गया, ड्राई आइस हो गया आपका। आप ले सकते हो H2O को भी अगर आप बर्फ बना दो तो सॉलिड बन जाता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। आप ये सब का एग्जांपल ले सकते हो, I2 ले सकते हो, एसेट ले सकते हो, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या करोगे, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे। नेक्स्ट जो चैप्टर, नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वो आपका मेन वीडियो स्टार्ट होगा, वहां से आपका सॉलिड स्टेट। तो आप ध्यान से इन सारी चीज को पढ़ोगे ताकि आगे आपको समझ में आए। आज के लिए इतना ही।